हम आपको इजराइल और हमास के बीच हुए इस समझौते के बारे में बताएंगे जो अब अपने अगले चरण में पहुंच गया है। आज रात 9 बजे तक हमास इजराइल के बंधक बनाए गए 236 में से 58 लोगों को रिहा कर चुका है, जबकि इजराइल ने भी अपनी जेलों में बंद हमास के कुल 117 लोगों को रिहा किया है। और इस रिहाई के बाद अब इस समझौते का दूसरा चरण लागू हो गया है। इस दूसरे चरण में हमास के आतंकवादी जैसे जैसे अतिरिक्त 10 बंधकों को रिहा करेंगे, वैसे वैसे इजराइल गाजा में युद्ध रोकने की प्रक्रिया को एक दिन के लिए और आगे बढ़ाता चला जाएगा। यानी 10 बंधक और एक दिन, यानी जो 4 दिन का युद्ध विराम आज रात को समाप्त हो रहा है, वो युद्ध विराम अगले एक दिन के लिए अब और आगे बढ़ जाएगा। इस समझौते की पहली शर्त यह थी कि इजराइल के 40 बंधकों को छोड़ने पर गाजा में 4 दिन के सीज फायर को लागू किया जाएगा, यानी 10 बंधकों पर एक दिन का सीज फायर। जबकि हमास अब तक इजराइल के 58 बंधकों को रिहा कर चुका है, इसलिए इस हिसाब से इजराइल को अब गाजा में अगले 2 और दिन सीज फायर को लागू रखना होगा और यह प्रक्रिया इसी तरह से चलती रहेगी। इस समझौते में मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले कतर ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि गाजा में लागू हुए युद्ध विराम के बाद अब इस यथास्थिति को ऐसे ही बरकरार रखा जाएगा और यह युद्ध बंधकों की रिहाई के साथ ही अब समाप्त हो जाएगा। यानी हमास तो एक आतंकवादी संगठन के रूप में ऐसे ही जीवित रहेगा। हालांकि ज्यादातर देश उसे आज आतंकवादी मानते नहीं है, लेकिन हमास और इजराइल के बीच शुरू हुआ यह युद्ध अब अनिश्चित काल के लिए समाप्त हो जाएगा और यह हमास के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि इसमें हमास अपने 150 लोगों को इजराइल की जेलों से रिहा कराने में कामयाब होगा। अब आप यह देखिए कि कलयुग के इस दौर में बुराई पर अच्छाई की जीत क्यों नहीं होती, बल्कि अब बुराई अच्छाई के साथ समझौता कर लेती है और बुराई का कोई अंत होता ही नहीं है। अगर आप देखेंगे कि पहले के जमाने में अच्छाई और बुराई के बीच एक निर्णायक युद्ध होता था, और हमारे भी भारत में अगर आप देखेंगे, और ज्यादातर जो त्योहार भी हैं वो इसीलिए मनाए जाते हैं क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। हमास के जिन आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला किया था और इन हमलों में इजराइल के 1200 नागरिकों की हत्या कर दी थी, लेकिन उस हमले के बाद हमास अब भी एक संगठन के रूप में जीवित है। और अब तो इजराइल ने भी हमास के साथ समझौता करके यह बता दिया है कि अब कलयुग में बुराई पर अच्छाई की जीत होती ही नहीं है, बल्कि अब बुराई पर समझौते की जीत होती है। या यह कह लीजिए कि अब अच्छाई और बुराई के बीच एक समझौता हो जाता है और अच्छाई और बुराई दोनों ये तय करते हैं कि अब हमें इसी समाज में, इसी दुनिया में एक दूसरे के साथ मिलकर ही रहना है। यानी अंग्रेजी में कहें तो अब अच्छाई और बुराई को कोएग्जिस्ट करना है। अब ऐसा समय नहीं रहा कि अच्छाई बुराई को समाप्त कर दे। और यहां पर बात सिर्फ हमास की नहीं है। वर्ष 2011 में याद कीजिए, जब अलकायदा ने अमेरिका पर 9/11 का इतना बड़ा आतंकवादी हमला किया था, तब अमेरिका ने अलकायदा को जड़ से समाप्त करने की कस्में खाई थी और इसके लिए 20 वर्षों तक अमेरिका की सेना ने अफगानिस्तान में अलकायदा और तालिबान से जंग लड़ी। लेकिन यह जंग भी एक समझौते के साथ 2021 में समाप्त हो गई। यानी अमेरिका ने भी समझौता ही किया था, तालिबान के साथ समझौता किया, और आज अलकायदा और तालिबान दोनों ही सक्रिय हैं। बल्कि तालिबान तो अफगानिस्तान में सरकार चला रहा है और अलकायदा भी कई देशों में सक्रिय है। अलकायदा भी समाप्त नहीं हुआ। आज तालिबान अफगानिस्तान में सरकार चलाता है और अलकायदा दुनिया के 15 से ज्यादा देशों में सक्रिय है और अब भी आतंकवादी हमलों को लगातार वो अंजाम देता रहता है। इसी तरह वर्ष 2008 में मुंबई में 26/11 का हमला कराने वाला आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा अब भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सक्रिय है। मुंबई में हुए इस हमले को आज 15 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन इन 15 वर्षों में न तो लश्कर-ए-तैयबा समाप्त हुआ और न ही इसके चीफ हाफिज सईद का कोई भी कुछ बिगाड़ पाया। हाफिज सईद आज भी पाकिस्तान में खुलेआम घूमता है, रैलियां करता है। दुनिया के जो देश आतंकवाद को खत्म करने की बात कहते हैं, वो हाफिज सईद पर पाकिस्तान से कभी कोई सवाल नहीं पूछते और पाकिस्तान दुनिया को दिखाने के लिए हाफिज सईद पर कुछ ना कुछ छोटा मोटा मुकदमा चलाता रहता है। कभी उसे थोड़े दिन के लिए जेल में डाल देता है, कभी फिर बाद में रिहा कर देता है और ये सब वहां चलता रहता है। जैशे मोहम्मद का भी वही हाल है और आज भी आतंकवादी संगठन भारत में आतंकवादी हमले कर रहे हैं। हमारे सैनिकों को आज भी ये लगातार परेशान करते रहते हैं। हमारे सैनिक वीर गति को प्राप्त होते रहते हैं।
इसी तरह की कहानी आईएसआईएस और हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी संगठनों की भी है। ये आतंकवादी संगठन न जाने कितने लोगों की जान लेने के बाद आज भी सक्रिय हैं और कड़वा सच यह है कि अब ये आतंकवादी संगठन खत्म नहीं होते, बल्कि ये समझौते के साथ अपने खिलाफ होने वाली हर जंग को दुनिया से अक्सर जीत लेते हैं। इसलिए समझने वाली बात यह है, बहुत दुनिया का एक बड़ा हिस्सा यह सोचता है कि आज इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध विराम हुआ है, यह असल में एक बहुत अच्छी बात हो गई, बहुत जीत हो गई, शांति की स्थापना हो गई। ये बात सही है कि शांति की स्थापना तो हुई है, यह भी बात सही है कि अब बहुत सारे मासूम लोगों की जान बच जाएगी, लेकिन यह भी सही है कि आखिर समझौता ही करना पड़ा। पत्नियों के हाथों घरेलू हिंसा का शिकार होने वाले पुरुषों की बढ़ती संख्या का आपके लिए एक विश्लेषण करेंगे और आपको मर्द के दर्द के बारे में आपको आज हम बताएंगे। आपने सुना होगा, अक्सर यह कहा जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन मर्द को भी दर्द होता है। इसलिए आज हमारा यह विश्लेषण देश के तमाम मर्दों को जरूर देखना चाहिए और खास तौर पर ऐसे मर्दों को जिन्हें वाकई में दर्द होता है। हाल ही में पुणे में एक महिला ने गुस्से में आकर अपने पति के साथ झगड़े के दौरान अपने पति की नाक पर मुक्का मारा और इसके बाद पति की वहीं पर मौत हो गई। पुणे की इस घटना में जिस महिला पर अपने पति की हत्या का आरोप है, उसका नाम है रेणुका निखिल खन्ना और इस महिला की उम्र है 38 वर्ष, जबकि इस घटना में मारे गए निखिल खन्ना 36 वर्ष के थे और इन दोनों ने 6 साल पहले ही वर्ष 2017 में लव मैरिज की थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही दोनों पति पत्नी के बीच काफी झगड़े होने लगे थे और इन झगड़ों की वजह यह थी कि निखिल अपनी पत्नी को महंगे गिफ्ट्स नहीं देता था और उसे उसके जन्मदिन जैसे बड़े मौकों पर कहीं बाहर लेकर नहीं जाता था। और जो पत्नी है यानी रेणुका, वो अपने पति से हमेशा यह उम्मीद करती थी कि वो उसे महंगे गिफ्ट देगा, वेडिंग एनिवर्सरी पर या दूसरे बड़े मौकों पर कहीं बाहर विदेश में घुमाने के लिए लेकर जाएगा। पुलिस में दर्ज हुए बयानों के मुताबिक रेणुका इस साल अपना जन्मदिन दुबई में सेलिब्रेट करना चाहती थी और वो इसके लिए अपने पति पर लगातार दबाव डाल रही थी, लेकिन जब निखिल ने उसे दुबई ले जाने से इनकार कर दिया तो इसके बाद दोनों पति पत्नी में काफी झगड़ा हुआ। इसके अलावा यह भी आरोप है कि निखिल ने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर अपनी पत्नी को कोई महंगा गिफ्ट नहीं दिया था, जिसकी वजह से दोनों के बीच रिश्ते काफी खराब हो गए थे। और हाल ही में जब निखिल की पत्नी अपने एक रिश्तेदार के जन्मदिन पर दिल्ली आना चाहती थी और निखिल ने फ्लाइट से उसे दिल्ली भेजने से इनकार कर दिया, तब भी दोनों के बीच काफी झगड़ा हुआ और इसके बाद बात इतनी बिगड़ गई कि इस महिला ने इस झगड़े के दौरान अपने पति की हत्या ही कर दी। रेणुका का कहना है कि उसने अपने पति को झगड़े के दौरान थप्पड़ और घूंसे मारे थे, मुक्के मारे थे, जिसकी वजह से उसकी अचानक मौत हो गई। जबकि पुलिस को ऐसा शक है कि रेणुका ने शायद किसी भारी वस्तु से अपने पति पर हमला किया, जिससे उसकी मौत हुई। और अब ये महिला पुलिस की हिरासत में है और पुलिस ने इस घटना के बारे में क्या जानकारी दी है, आज पहले आप ये सुनिए। पिछले 1.5 महीने से उनका ये गिफ्ट की वजह से सिलसिला चल रहा था। ये दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़े का परिवर्तन झटापटी में होके बीवी रेणुका ने बहुत जोर से ठोसे अपने मुंह पे और नाक पे लगाए, इसलिए निखिल बहुत खून से लथपथ हो गए और बेहोश हो गए। उस दिन ही उनकी मौत हो गई है। नहीं, हेड इंजरी बताइए। हेड इंजरी में अभी क्या आता है, पीएम का रिपोर्ट नहीं मिला, उसमें डिटेल जो भी डॉक्टर के ओपिनियंस है वो मिलेंगे। तहकीकात कर रहे हैं और रेणुका इनको हिरासत में लिया है। 28 तारीख तक वो पुलिस कस्टडी में है। अब यहां पर एक बड़ी बात यह भी है कि ये दोनों पति पत्नी किसी गरीब या बहुत साधारण परिवार से नहीं थे। इन दोनों को अगर आप देखेंगे तो देखिए, ये दोनों वैसे तो एक आम पति पत्नी की तरह दिखते हैं और हमारे देश में ऐसे लाखों करोड़ों परिवार हैं जहां पति पत्नी, जब तस्वीरें आप देखते हैं या उन्हें एक साथ कहीं किसी सामाजिक इवेंट में देखते हैं तो वो नॉर्मल दिखते हैं और कोई बता नहीं सकता कि इन दोनों के बीच रिश्ते कितने खराब हैं। लेकिन इन दोनों के बीच क्या चल रहा था वो ये दोनों ही जानते थे। और हो सकता है कि हमारे देश में ऐसे हजारों या लाखों परिवार हों जो तस्वीरों में तो अच्छे लगते हैं, वीडियो में तो अच्छे लगते हैं,
जब किसी शादी ब्याह में कहीं बाहर जाते हैं तो नॉर्मल लगते हैं, लेकिन वापस घर लौटने के बाद घर की चार दीवारी के अंदर उनके बीच क्या होता है, वो कितने कमजोर रिश्ते से बंधे हुए हैं, ये वही जानते हैं। अब निखिल पेशे से एक बिल्डर था और उसकी पत्नी रेणुका भी एक आर्मी ऑफिसर की बेटी हैं और काफी पढ़ी लिखी हैं। ऐसा नहीं है कि ये दोनों कोई पढ़े लिखे नहीं हैं, इन्हें इस बात का कोई जायजा नहीं है, इल्म नहीं है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आरोप है कि वो अक्सर झगड़ों के दौरान अपने पति के साथ मारपीट किया करती थी और समाज में बदनामी के डर से निखिल इस घरेलू हिंसा के खिलाफ कभी भी किसी से कुछ कह नहीं पाता था। और इसका एक कारण यह भी है कि हमारे समाज में पुरुषों को कभी भी पीड़ित नहीं समझा जाता और घरेलू हिंसा के मामलों में तो कभी भी पुरुष अपने मन की बात बता ही नहीं पाते। असल में जब हम ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं घरेलू हिंसा या अंग्रेजी में डोमेस्टिक वायलेंस, तो इसका मतलब यही समझा जाता है कि पति जो है वो पत्नी पर अत्याचार करता होगा और पत्नी घर में हिंसा का शिकार होती होगी। कोई ये सोचता ही नहीं कि इसका उल्टा भी हो सकता है। भारत के ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि पुरुष कभी भी घरेलू हिंसा का शिकार नहीं होते, और जब कोई पुरुष हिम्मत जुटाकर यह बात कहता भी है कि उसकी पत्नी ने उसके साथ मारपीट की है, तो उस पुरुष का अक्सर हमारे समाज में, परिवार में सिर्फ मजाक उड़ाया जाता है और कहा जाता है कि तुम कैसे मर्द हो जो अपनी पत्नी से ही पिट गए। और इसी डर से ज्यादातर पति जो हैं वो कभी भी इसके बारे में समाज में या फिर पुलिस में या कहीं और ना तो कुछ बता पाते हैं, ना कोई शिकायत करवा पाते हैं। एक सर्वे हुआ और उस सर्वे में अपनी पहचान छिपाने की शर्त पर, देखिए ये बड़ी बात है, पुरुषों ने पहले ये शर्त रखी कि मेरी पहचान समाज में सामने नहीं आनी चाहिए, तब मैं अपने मन की बात बताऊंगा। तो पहचान छिपाने की शर्त पर इस सर्वे में 51% पुरुषों ने यह माना कि उनकी पार्टनर ने उनके साथ कम से कम एक बार जीवन में मारपीट जरूर की है, लेकिन इसके बावजूद वो इसके बारे में कभी भी किसी को कुछ बता नहीं पाए, क्योंकि उन्हें समाज में अपनी बदनामी का डर है और समाज में जो उनकी जो पुरुष की एक रफ टफ एक इमेज होती है, एक छवि होती है, वो छवि इससे धूमिल हो सकती है। इस बात को आप एक और घटना से समझ सकते हैं जो इसी साल दिल्ली में हुई थी। इस घटना में जब एक पति ने अपनी पत्नी को दिल्ली मेट्रो में किसी और पुरुष के साथ देखा और उस पर धोखा देने का आरोप लगाया, तो इस महिला ने अपने पति के साथ मेट्रो में ही मारपीट शुरू कर दी। और बड़ी बात यह है कि इस दौरान मेट्रो में मौजूद आसपास जो लोग थे, उन लोगों ने इस पति को अपनी पत्नी से पिटता हुआ देखकर उसकी ना तो कोई मदद की, बल्कि वो उस पर सिर्फ हंसते रहे। उसकी मदद के लिए कोई सामने नहीं आया। और ये एक बहुत बड़ी और गहरी बात है जिससे हमारे समाज की मानसिकता के बारे में आपको पता चलता है। वैसे तो कहने को हमारा जो समाज है उसे हम पुरुष प्रधान समाज मानते हैं, और यही माना जाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब है कि इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं पर ही अत्याचार होते हैं, और होते भी हैं। आज भी ज्यादातर मामले जो घरेलू हिंसा के हैं, ये हम मानते हैं कि वो महिलाओं के खिलाफ ही हैं, लेकिन अब पुरुषों के खिलाफ भी ये मामले बढ़ रहे हैं। इससे आप ये समझ सकते हैं कि अगर कोई पुरुष किसी महिला के साथ मारपीट करता है तो अक्सर लोग उस पुरुष को ऐसा करने से रोकते हैं, और ये होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आप कभी किसी फिल्म में भी देखने के लिए जाते हैं तो जब किसी महिला के साथ कोई इस तरह की अप्रिय घटना होती है, कोई छेड़छाड़ होती है, तो महिला को बचाने के लिए फिल्म में सबसे पहले हीरो आता है, वो हीरो महिला को बचाता है और उसके बाद आप लोग तालियां बजाते हैं। लेकिन जब कोई महिला किसी पुरुष के साथ मारपीट करती है तो लोग उस पुरुष की मदद करने की बजाय उस पर सिर्फ हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। और दिल्ली की इस घटना में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। अब होता यह है कि जब इस तरह के वीडियोस आपके सामने आते हैं, सोशल मीडिया पर आते हैं, इंस्टाग्राम पर आते हैं, फेसबुक पर आते हैं, कभी कभी लोग और मजा लेने के लिए व्हाट्सएप पर भी इस तरह के वीडियोस फॉरवर्ड कर देते हैं, और आपके पास भी ऐसा आया होगा। अब जरा सोचिए, जब आपके पास ऐसा वीडियो आता है तो आप क्या करते हैं? आप क्या इस पुरुष पर तरस खाते हैं? आप सिर्फ हंसते हैं, मजाक करते हैं और फिर इसे आगे बाकी लोगों के लिए मजा लेने के लिए आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। आपको इससे ज्यादा कोई फीलिंग आती नहीं होगी। अब आपको राजस्थान की एक और घटना के बारे में बताते हैं, जहां पिछले साल एक व्यक्ति ने अदालत में याचिका दायर करके यह कहा
कि वो अपनी पत्नी के साथ खुद को असुरक्षित महसूस करता है और इस वजह से अदालत को उसकी रक्षा करनी चाहिए। अब बड़ी बात यह है कि यह व्यक्ति अलवर जिले के एक स्कूल का प्रिंसिपल है। सोचिए, एक स्कूल का प्रिंसिपल है और एक सीसीटीवी वीडियो में उसकी पत्नी उसे क्रिकेट के बैट से पीटती हुई नजर आ रही है और यह वीडियो आज हमारे पास है। हालांकि उस समय जब यह प्रिंसिपल गया अदालत में, इसने शिकायत की तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ। लोगों को शुरुआत में लगा कि यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है, जब तक यह वीडियो सामने नहीं आया। अब आप ये वीडियो देखिए। अब हमारे देश के घरों में चार दीवारी के अंदर अगर इस तरह की कुछ घटनाएं हो रही हैं तो सबका तो वीडियो नहीं बना होगा, सारे वीडियोस तो सामने नहीं आते और ना ही हर मामले में पुरुष बाहर आकर कोई शिकायत करता है, कर भी नहीं सकता। और हो सकता है कि बड़ी संख्या में घरों की यही कहानी हो, परिवारों की यही कहानी हो। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी कभी इस मुद्दे को लोगों के सामने लाता नहीं है। अब यहां बात सिर्फ कुछ घटनाओं की नहीं है, जैसा मैंने आपको कहा कि हर घटना का वीडियो नहीं है और हर घटना पर शिकायत भी नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार होता है घरों में, उसमें भी हर जगह सब घटनाओं का वीडियो नहीं है और हर घटना में महिलाएं बाहर आकर शिकायत भी नहीं करती। यही हाल पुरुषों का भी है। आज ही दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर यह आरोप लगाया कि वो उस पर उसके घर को बेचने का दबाव बना रही थी और जब पति इसके लिए तैयार नहीं हुआ तो झगड़े के दौरान पत्नी ने अपने पति का कान काट लिया और उसके साथ काफी मारपीट की। लेकिन सोचिए, इन घटनाओं को हमारे देश में कितनी गंभीरता से लिया जाता है। यह बात सही है कि आज भी हमारे देश में महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा की घटनाएं कहीं ज्यादा होती हैं और यह हर कीमत पर रुकनी चाहिए। लेकिन यह भी उतना ही कड़वा सच है कि भारत में पुरुषों के साथ होने वाली घरेलू हिंसा की घटनाओं को भी आजकल अहमियत नहीं दी जा रही और इनकी संख्या भी लगातार बढ़ रही है। और हमारे समाज में यह धारणा है कि पुरुष कभी भी घरेलू हिंसा का शिकार नहीं होते और कोई भी पुरुष किसी रिश्ते में पीड़ित हो ही नहीं सकता, जबकि जो आंकड़े हैं वो मर्द के दर्द की एक अलग ही कहानी बयां करते हैं। अब थोड़ा आंकड़ों पर नजर डालिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने जब हमारे देश की 18 से 49 वर्ष की शादीशुदा महिलाओं से यह सवाल पूछा कि क्या वो अपने पति के साथ मारपीट करती हैं, तो उनमें से 4% महिलाओं ने स्वयं इस बात को माना कि उन्होंने कई बार अपने पतियों के साथ मारपीट की है। और यहां बड़ी बात यह है कि यह सर्वे महिलाओं से पूछे गए सवालों पर ही आधारित था। यह शिकायत पुरुषों ने नहीं की, महिलाओं ने खुद स्वीकार किया। सोचिए, अगर पुरुषों से अगर यह सवाल पूछा जाए कि उनकी पत्नी उनके साथ घरेलू हिंसा करती है या नहीं, तो यह आंकड़ा शायद इससे कहीं ज्यादा बड़ा होगा, कहीं ज्यादा होगा। हमारे देश में मर्दों को लेकर पहले से ही समाज में धारणाएं बनी हुई हैं जिनमें यह कहा जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, असली मर्द रोते नहीं हैं। और जो पुरुष ये कहने की हिम्मत भी करते हैं कि वो डिप्रेशन में हैं, वो परेशान हैं, वो उदास हैं, तो उन्हें कहा जाता है कि ये मर्द, कि आप मर्द बनना सीखो, ये मर्द बहुत कमजोर है। और इन धारणाओं की वजह से हमारे देश के पुरुष सारे दुख दर्द सहते हुए भी कभी अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाते और उनकी तकलीफों की कभी समाज में या परिवार में चर्चा तक नहीं होती। हमने आज आपके लिए कुछ आंकड़े निकाले हैं जिनसे आप ये समझ पाएंगे कि पुरुष होना आसान नहीं होता, खासकर अगर वो पुरुष हमारे देश भारत का हो। दुनिया के 404 करोड़ पुरुषों में से अकेले 74 करोड़ पुरुष हमारे देश भारत में रहते हैं। भारत में आत्महत्या करने वाले लोगों में 73% सिर्फ पुरुष होते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी होगी। 73% जो लोग हैं आत्महत्या करने वालों में, वो पुरुष हैं। इनमें भी ज्यादातर पुरुषों की आत्महत्या का कारण पारिवारिक ही होता है, जिसमें कई बार ऐसा होता है कि वो अपने परिवार और अपनी पत्नी से ये कह नहीं पाते, बता नहीं पाते कि अलग अलग वजहों से, जैसे कभी नौकरी के चले जाने की वजह से या दूसरे कारणों से वो परिवार का जो बोझ है वो नहीं उठा पा रहे हैं, खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं। लेकिन शुरुआत से ही एक पुरुष को समाज में इस तरह से ढाल दिया जाता है कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी की है और वो इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। इसलिए जब परिवार की अपनी जरूरतें होती हैं, बच्चे को जूता चाहिए होता है, उससे दूसरे बड़े बच्चे को कॉलेज में फीस जमा करनी होती है, बच्चों की अपनी अपनी अलग अलग महत्वाकांक्षाएं होती हैं, पत्नी के अलग सपने होते हैं, तो एक आम पुरुष जो होता है वो अपने सपनों को भूल जाता है और फिर सिर्फ परिवार के सपने
और परिवार की जरूरतों को पूरा करने में ही अपना पूरा जीवन निकाल देता है। वो पहले लोन लेता है अपने परिवार के लिए, उसके बाद फिर उस लोन को चुकाता है, उसके बाद फिर और जरूरत पड़ती है एक और लोन लेता है, कभी अपनी जमीन बेचता है, कभी अपना घर बेचता है। वर्ष 2021 में जिन 1,18,000 पुरुषों ने आत्महत्या की थी, उनमें से 57% पुरुषों की आत्महत्या का कारण आर्थिक तंगी था। और यहां बड़ी बात यह है कि हमारे देश में ज्यादातर परिवारों की आर्थिक जिम्मेदारी पुरुषों के कंधों पर ही होती है, फिर चाहे कोई पुरुष इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हो या ना हो। हमारे देश में जब कोई लड़का पैदा होता है तो बचपन में ही यह मान लिया जाता है कि वो लड़का बड़े होकर परिवार की आर्थिक स्थिति को बदलेगा, और इस तरह से वो लड़का बचपन से ही एक तरह के दबाव में अपनी जिंदगी को जीना शुरू करता है। पहले एक पुत्र की भूमिका निभाता है, एक बेटे की सारी सामाजिक जिम्मेदारियां निभाता है, पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाता है, उसके बाद पति की जिम्मेदारियां निभाता है, और फिर एक पिता बनकर फिर पिता की जिम्मेदारियां निभाता है। और इस सब के बीच में वो जो पुरुष होता है उसके जो अपने सपने होते हैं वो कहीं टूट जाते हैं, और ये दर्द और दबाव वो कभी किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पाता। आज भारत के लगभग 14% पुरुषों को डिप्रेशन की शिकायत है। आप शायद जानते नहीं होंगे, 14% पुरुष डिप्रेशन में, लेकिन ज्यादातर पुरुष इसके बारे में ना तो कभी अपने माता पिता को बताते हैं, ना परिवार को बताते हैं, ना कोई किसी दोस्त को बताते हैं। और अगर कोई पुरुष या लड़का ऐसा करने की हिम्मत करता भी है तो उसे कमजोर बताकर यह कह दिया जाता है कि वो कैसा मर्द है कि वो डिप्रेशन जैसी फालतू चीजों की बात कर रहा है, वो इतना कमजोर है। और बार बार ये याद दिलाया जाता है कि जो मर्द है उसे दर्द नहीं होता, मर्द को तो मजबूत होना चाहिए और मर्द को कमांड करना चाहिए। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि हमारे देश में जिन लोगों की काम करते हुए उनके वर्क प्लेस पर, यानी उनके दफ्तर में या काम के क्षेत्र में, काम की जगह पर मौत हो जाती है, उनमें 90% अकेले पुरुष होते हैं। और ये वो पुरुष होते हैं जो कभी ना कभी ये बात किसी से कह नहीं पाते, और काम करते करते ही कई बार अपना दम तोड़ देते हैं। और जो ये कह नहीं पाते वो पुरुष हैं, लेकिन दर्द उन्हें भी होता है, रोना उन्हें भी आता है, और कई बार वो भी खुद को कमजोर महसूस करते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक महिलाएं साल में औसतन 30 से 64 बार रोती हैं, जबकि पुरुष पूरे साल में सिर्फ 6 से 17 बार ही रोते हैं। और बहुत सारे पुरुष तो ऐसे हैं जिनकी आंखों से आंसू कभी नहीं निकलते, क्योंकि उन्हें बचपन से ही यह सिखाया जाता है कि लड़के रोते नहीं और लड़के कभी कमजोर भी नहीं होते। लेकिन क्या आपको पता है कि पुरुष भी इंसान ही है, उन्हें भी दर्द होता है और वो भी कभी कभी भावुक हो सकते हैं। लेकिन इतनी सी बात को हमारा समाज कभी समझने के लिए तैयार नहीं होता। यहां एक बड़ी बात यह भी है कि अगर हमारे देश में किसी महिला के खिलाफ घरेलू हिंसा होती है तो इसके खिलाफ आज भी स्पष्ट कानून है और बहुत सख्त कानून मौजूद है। जैसे इस तरह के मामलों में पुलिस महिला की शिकायत पर आईपीसी की धारा 498A के तहत आरोपी के खिलाफ या उसके परिवार के खिलाफ, यानी पति के खिलाफ या पति के परिवार के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। लेकिन पुरुषों के मामले में घरेलू हिंसा को लेकर ऐसी कोई धारा नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है जो महिला आरोपियों के खिलाफ सजा को सुनिश्चित करता हो। इसलिए आज हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे कानून में महिला और पुरुषों के खिलाफ बराबर कानून होना चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस में, घरेलू हिंसा के मामले में जैसा कानून महिलाओं के लिए बना है, उनकी मदद करने के लिए बना है, वैसा ही सख्त कानून पुरुषों की मदद के लिए भी बनाया जाना चाहिए। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि बच्चों को जिस तरह का प्यार अपनी मां से मिलता है, वैसा खुला प्यार अपने पिता से नहीं मिल पाता। और ज्यादातर आज भी आपने देखा होगा परिवारों में पिता खुलकर अपने बच्चों से भी प्यार नहीं करता। पिता की एक अलग छवि बना दी जाती है और वो छवि एक बहुत सख्त पिता की होती है। एक ऐसा पिता जो बहुत भावुक नहीं होता, एक ऐसा पिता जो अपने बेटे को, अपने या बेटी को बहुत गले भी नहीं लगाता। खास तौर पर अपने बेटे को तो दूर से ही पिता प्यार कर लेते हैं, कभी ठीक से गले भी नहीं लगाते हैं। और इसी तरह की जो परंपराएं हैं वो चलती चली जाती हैं। और इसका कारण यह है कि पुरुष अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में बहुत संकोच करते हैं और उन्हें हमेशा इस बात का डर रहता है कि अगर उन्होंने खुलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त कर दिया तो उन्हें उनका परिवार, उनके बच्चे, उनकी पत्नी और समाज उन्हें जज करेगा और उनके बारे में कोई ना कोई धारणा बना ली जाएगी। और अगर वो ज्यादा भावुक होंगे तो उन्हें कमजोर मान लिया जाएगा। और घर में, क्योंकि वो
फैमिली के हेड हैं, हेड ऑफ द फैमिली हमारे देश में पुरुष को माना जाता है, तो पुरुष को तो सख्त होना ही पड़ेगा। पुरुषों की इस पीड़ा को आप इस बात से समझ सकते हैं कि आप में से ज्यादातर लोग ये बात तो जानते होंगे कि हर साल दुनिया में एक दिन महिलाओं को समर्पित होता है, जिसे हम इंटरनेशनल विमेंस डे कहते हैं या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर उसे मनाते हैं। और जब महिला दिवस आने वाला होता है उससे पहले ही पूरी दुनिया में और हमारे देश में भी तैयारियां शुरू हो जाती हैं और लोग सोशल मीडिया पर और वैसे भी बहुत सारे संदेश लिखते हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता होगा कि पुरुषों के लिए भी दुनिया में एक दिन समर्पित किया गया है, जिसे हम इंटरनेशनल मेंस डे के रूप में मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस। लेकिन यह दिन हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है, यानी इसी महीने यह दिन आया था 19 नवंबर को। अब दुख की बात यह है कि यह दिन कब आकर चला जाता है किसी को पता ही नहीं चलता। आपको भी नहीं पता होगा कि इसी महीने 19 नवंबर को इंटरनेशनल मेंस डे था और कोई भी पुरुषों को इस दिन बधाई तक नहीं देता और कोई भी इस दिन पुरुषों की चुनौतियों पर चर्चा तक नहीं करता। लेकिन हमें लगता है कि पुरुषों की इस पीड़ा के बारे में बात जरूर होनी चाहिए और यह धारणा अब टूटनी चाहिए कि पुरुषों के खिलाफ महिलाएं घरेलू हिंसा नहीं करती हैं। यहां एक विडंबना यह भी है कि हमारे देश में शादियों के बाद घरेलू हिंसा की घटनाएं भी सबसे ज्यादा होती हैं हमारे देश में, भारत में। और हमारे देश के लोग हर साल सबसे ज्यादा शादियां करने का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में डेस्टिनेशन वेडिंग्स को लेकर इस बार चिंता जताई है। और ये डेस्टिनेशन वेडिंग्स क्या होती हैं? ये वो होती हैं जिसमें लोग भारत से बाहर दूसरे देशों में जाकर अपनी शादियां करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा करने वाले लोगों से कहा है कि यह ट्रेंड देश के लिए अच्छा नहीं है और इन लोगों को विदेश में नहीं बल्कि भारत में रहकर ही शादियां करनी चाहिए, क्योंकि इससे देश का पैसा देश में ही रहेगा और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इन दिनों ये जो कुछ परिवारों में विदेशों में जाकर के शादी करने का जो एक नया ही वातावरण बनता जा रहा है, क्या ये जरूरी है? क्या भारत की मिट्टी में, भारत के लोगों के बीच अगर हम शादी ब्याह मनाएं तो देश का पैसा देश में रहेगा, देश के लोगों को आपकी शादी में कुछ न कुछ सेवा करने का अवसर मिलेगा। छोटे छोटे गरीब लोग भी अपने बच्चों को आपकी शादी की बातें बताएंगे। क्या आप वोकल फॉर लोकल के इस मिशन को विस्तार दे सकते हैं? क्यों न हम शादी ब्याह ऐसे समारोह अपने ही देश में करें? हो सकता है आपको चाहिए वैसी व्यवस्था आज नहीं होगी, लेकिन अगर हम इस प्रकार के आयोजन करेंगे तो व्यवस्थाएं भी विकसित होगी। ये बहुत बड़े परिवारों से जुड़ा हुआ विषय है। मैं आशा करता हूं मेरी ये पीड़ा उन बड़े बड़े परिवारों तक जरूर पहुंचेगी। तो आपने खुद भी ये महसूस किया होगा कि अब हमारे देश में एक नया फैशन सा बन गया है। खास तौर पर जो अमीर परिवार हैं, जो बड़े परिवार हैं या जो सेलिब्रिटीज हैं, वो अब अपने देश में शादी नहीं करते, वो किसी दूसरे देश में जाते हैं और वहां जाकर वो शादियां करते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी उन्हीं से ये कह रहे हैं कि अपने देश में शादियां कीजिए। और अब ये ट्रेंड हमारे देश में असल में बढ़ता जा रहा है। जिसके पास अगर थोड़ा बहुत पैसा भी है और वो अफोर्ड कर सकता है, तो लोग ये सोचते हैं कि वो डेस्टिनेशन वेडिंग करें और वो भी देश के बाहर जाकर। अब हम आपको ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कहा क्यों कि देश का पैसा देश में ही रहना चाहिए और हमारे देश के प्रभावशाली लोगों को विदेशों में जाकर डेस्टिनेशन वेडिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां हर साल सबसे ज्यादा शादियां होती हैं और इस बार भी हमारे देश में 38 लाख शादियां होने वाली हैं अगले 4 महीने में, इस सीजन में जो अभी शादियों का शुरू हुआ है। और इन शादियों पर भारत के लोग लगभग 5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं। यह आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि भारत का जो अमीर वर्ग है या जो मशहूर सेलिब्रिटीज हैं, एक्टर्स हैं, खिलाड़ी हैं, उनके बीच भारत से बाहर किसी और देश में शादी करने का ट्रेंड अब बहुत लोकप्रिय हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। अलग अलग अनुमानों के मुताबिक भारत के लोगों का विदेशों में अपनी शादियों करने का खर्च 5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि हमारे देश के जो मशहूर सेलिब्रिटीज और बाकी के जो एक्टर्स हैं, खिलाड़ी हैं, वही विदेश में जाकर शादी कर रहे हैं। हमारे देश का ऐसा वर्ग जो
हाई मिडिल इनकम ग्रुप में आता है, उस वर्ग के लोग भी भारत को छोड़कर दूसरे देशों में जाकर अब शादियां कर रहे हैं। अभी जिन दूसरे देशों में भारत के लोग सबसे ज्यादा डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं, उनमें इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, यूएई, कतर, बहरीन, तुर्की और थाईलैंड जैसे देश सबसे ऊपर है। ये भारत के लोगों की पहली पसंद है शादी करने के लिए, ये देश जो अभी आप देख रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले साल थाईलैंड में जो डेस्टिनेशन वेडिंग्स हुई हैं, उनमें 60% शादियां भारत के लोगों ने हमारे देश से वहां जाकर की थी। थाईलैंड की सरकार का कहना है कि जिस तरह भारत के लोग डेस्टिनेशन वेडिंग करने के लिए और हनीमून के लिए थाईलैंड आ रहे हैं, उससे उनके देश में एक साल में ही 1.5 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। लेकिन सोचिए, अगर यही शादियां भारत में होती हैं तो देश के ये 1.5 लाख करोड़ रुपए हमारे ही देश में रहेंगे और इससे भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, न कि थाईलैंड की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी या किसी और देश की। विदेश में डेस्टिनेशन वेडिंग करने का फैशन तब आया जब भारत के कुछ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और खिलाड़ियों ने दूसरे देशों में जाकर शादियां की। लोगों ने उनके वीडियोस देखे, लोगों ने इंस्टाग्राम पर उनकी तस्वीरें देखी और फिर यह फैशन बन गया। इन लोगों में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का भी नाम है, जिन्होंने वर्ष 2017 में इटली में जाकर शादी की थी और तब यह शादी बड़ी मशहूर थी। इसके बाद एक्टर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने भी वर्ष 2018 में इटली में ही एक डेस्टिनेशन वेडिंग की थी अपनी। इनकी तस्वीरें भी बहुत वायरल हुई थी। और इससे पहले जॉन इब्राहिम ने अमेरिका में जाकर डेस्टिनेशन वेडिंग की थी, जिसके बाद से भारत में विदेश में जाकर शादियां करने का एक फैशन सा बन गया। और अब भारत में ऐसे लोग भी दूसरे देशों में जाकर शादियां कर रहे हैं जो बहुत संपन्न वर्ग से आते हैं, लेकिन सेलिब्रिटी नहीं। तो जरूरी नहीं है कि अब सेलिब्रिटीज ही जा रहे हों, जो भी अफोर्ड कर सकते हैं, जो बड़े परिवारों से आते हैं, पैसे वाले परिवारों से आते हैं, वो लोग भी सोचते हैं कि अब ये फैशन बन गया है कि हम भारत से बाहर जाकर अपनी शादियां करें। सेलिब्रिटीज के विदेश में जाकर शादी करने के पीछे एक बड़ी वजह और भी है, और वो ये कि हमारे देश में मीडिया कवरेज की वजह से ऐसी शादियां ब्रेकिंग न्यूज बन जाती हैं। और इसलिए बहुत सारे सेलिब्रिटीज और एक्टर सोचते हैं कि वो अगर दूसरे देशों में जाकर शादी करेंगे तो इससे उनकी शादी के कार्यक्रम की प्राइवेसी कम से कम बनी रहेगी और मीडिया को भी वहां संभालना नहीं पड़ेगा और उन्हें मीडिया से संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। तो हमारे देश के सेलिब्रिटीज तो इसलिए विदेश जाकर शादी करते हैं कि उनके प्राइवेसी के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि पूरे देश का मीडिया उनके शादी के मंडप के बाहर वहां से लाइव टेलीकास्ट ना करे। इस तरह की भी समस्याएं होती हैं यहाँ भारत में, जब जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, एक्टर्स हैं, जब उनकी शादियां होती हैं। ये बात सही है। लेकिन जो बाकी के लोग हैं, जो सेलिब्रिटीज नहीं हैं लेकिन अमीर लोग हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये उनके लिए एक फैशन स्टेटमेंट बन गया है और समाज में इससे वो समझते हैं कि उनकी इज्जत बढ़ती है। एक जमाने में शादी के बाद हनीमून के लिए विदेश जाना समृद्धि की निशानी माना जाता था और अब विदेश में जाकर शादी करना ही समृद्धि की निशानी माना जाता है। तो धीरे धीरे जो समय है वो बदल रहा है। आज से कई दशक पहले तक भारत में ज्यादातर शादियां घर में हुआ करती थी। आपको याद होगा, कुछ दशक पहले तक जो शादियां होती थी वो घर से होती थी। सारे शादियों के जो फंक्शन होते थे वो घर में होते थे और घर के आसपास ही खाने पीने की व्यवस्था कर दी जाती थी और जो बारात होती थी वो लड़की के घर जाती थी और वहीं पर शादी होती थी। उस समय ना तो बैंक्वेट हॉल्स में शादियां करने का कल्चर आया था और ना ही लोग 5 स्टार होटल्स में जाते थे और दूसरे शहरों में जाकर भी डेस्टिनेशन वेडिंग्स नहीं हुआ करती थी। उस समय शादियां अपने घर में होती थी और उसे ही शुभ माना जाता था। इसके बाद समय के साथ साथ ये शादियां घर के आसपास वाले पार्क में या घर के बाहर की सड़क पर होने लगी। आसपास घर के जो भी पार्क होता था वहां पर शामियाना लग जाता था और शादी वहां से होती थी। फिर ये जमाना बदला। पार्क के बाद बैंक्वेट हॉल्स का जमाना आया, जब लोग अपने घरों से दूर जाकर इन बैंक्वेट हॉल्स में शादियां करने लगे। बैंक्वेट हॉल्स के बाद लोग 5 स्टार होटल्स में शादियां करने लगे और फिर लोग दूसरे राज्यों और शहरों में जाकर शादियां करने लगे, जिन्हें हम डेस्टिनेशन वेडिंग्स का नाम देते हैं। और अभी भी हमारे देश में भी डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं। हर कोई तो विदेश नहीं जा पाता, इसलिए बहुत सारे लोग गोवा में जाकर शादी करते हैं, कुछ लोग पहाड़ों में जाकर शादी करते हैं, जिसको जो शहर अच्छा लगता है। आपने देखा होगा आजकल राजस्थान में महलों में जाकर शादियां करने का एक रिवाज चला है। बहुत सारे लोग उदयपुर में जाकर शादी करते हैं। उदयपुर एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन वेडिंग का एक सेंटर बन गया है।
लेकिन अब विदेश में जाकर डेस्टिनेशन वेडिंग करने का समय आया है, जो बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। भारत में अभी 18% डेस्टिनेशन वेडिंग्स हो रही हैं, जिनमें दूसरे राज्य, शहर और दूसरे देशों में होने वाली शादियां आती हैं। कुल मिलाकर 18%। भारत में शादी को 7 जन्मों का बंधन माना गया है, लेकिन अब भारत के लोग शादी के मामलों में भी पश्चिमी देशों की संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं और दूसरे देशों में डेस्टिनेशन वेडिंग करने का कल्चर अब भारत में वहीं से आ रहा है। इस बदलाव को आप इस बात से समझ सकते हैं कि पहले भारत में दुल्हन बनने वाली लड़कियां अपनी शादियों में लाल रंग का जोड़ा पहना करती थी, क्योंकि यही हमारे संस्कार थे और लाल रंग पहनना ही अनिवार्य माना जाता था, और सफेद और काले रंग का कपड़ा शादियों में पहनने को अपशकुन माना जाता था। लेकिन अब हमारे ही देश की लड़कियां पश्चिमी देशों में दुल्हन बनने वाली लड़कियों की नकल कर रही हैं और शादियों में अक्सर आपने देखा होगा ऑफ वाइट रंग का जो जोड़ा है वो पहना जाता है। कई तस्वीरों में हाल ही में अगर आप देखेंगे तो इसमें भी पश्चिमी देशों का जो प्रभाव है वो अब आने लगा है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी की एक अच्छी पहल है और उन्होंने समाज में बढ़ते हुए इस फैशन को देखिए कैसे, कितनी बारीकी से उन्होंने इसे ऑब्जर्व किया होगा। और इससे खास बात जो देखने में आती है वो ये कि वो तो एक प्रधानमंत्री हैं। लोग सोचते हैं कि वो एक नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ राजनीति के बारे में सोचते होंगे या देश को कैसे चलाना है, प्रशासन के बारे में सोचते होंगे। लेकिन देश के लोग कहां जाकर शादियां कर रहे हैं, क्या वो ये बात भी सोच रहे हैं? तो अब आप सोचिए कि समाज में जो छोटे छोटे बदलाव आ रहे हैं, समाज की जो छोटी छोटी बातें हैं जिनके बारे में हम अक्सर अपने घर में, परिवार में बातें करते हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते समय हम शादियों की बात करते हैं, शादियों में जो बदलाव आ रहा है। और आपको तो पता है कि हमारे परिवारों में अक्सर इस बात की काफ़ी चर्चा होती है। जब हमारे आसपास किसी की शादी होती है तो शादी कैसी हुई, कहाँ हुई, कैसा इंतजाम था, कैसा खाना था, ये चर्चा का विषय बन जाता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत बारीकी से इस बात को पकड़ा है और लोगों को ये बताया है कि कैसे अगर अपने ही देश में अपने ही रीति रिवाजों के साथ अगर आप अपना विवाह करते हैं, शादी करते हैं, तो वो हर लिहाज से हमारे देश के लिए, हमारे संस्कार के लिए, हमारे समाज के लिए और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होगा। इसलिए आप में से बहुत सारे लोग जो डेस्टिनेशन वेडिंग के बारे में सोच रहे हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग करें तो जरूर, लेकिन अपने देश में करें और विदेश में जाकर ना करें, हम तो इतना ही कह सकते हैं। उत्तराखंड से एक बहुत ही निराश करने वाली खबर हमारे पास आ रही है कि उत्तरकाशी में एक सुरंग में फंसे 41 मजदूर 16 दिन बाद भी आज भी नहीं निकाले जा सके हैं। यानी तीसरा हफ्ता अब शुरू हो गया है और अब यह नहीं कहा जा सकता कि ये मजदूर कब सुरक्षित बाहर निकलेंगे। ऊपर से यह भी खबर आ रही है कि वहां मौसम खराब हो सकता है आने वाले दिनों में और आंधी और बरसात के बाद अब वहां पर ठंड भी बढ़ जाएगी। फिलहाल मजदूरों को 2 तरह से निकालने की कोशिश की जा रही है। आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आखिर हमारा ये देश जो हम चांद पर पहुंच गए, टेक्नोलॉजी की बात होती है। आज कहा जाता है कि कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे पास, दुनिया के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम चांद तक जा सकते हैं, हम स्पेस तक जा सकते हैं, हम मंगल ग्रह तक जा सकते हैं। लेकिन क्या हम अपने 41 मजदूरों को इस सुरंग से नहीं निकाल सकते? आपके मन में ये बात जरूर आ रही होगी, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। और कैसे कोशिशें हो रही हैं, आज ये आपको बताने की हम कोशिश करते हैं। तो एक कोशिश तो ये हो रही है कि वर्टिकल ड्रिलिंग की जाए। कल से सुरंग के ऊपर से ड्रिलिंग शुरू की गई है, जो ऊपर से लेकर नीचे जाएगी, इसे वर्टिकल ड्रिलिंग कहते हैं। और अब तक 36 मीटर की ड्रिलिंग हो चुकी है, लेकिन मजदूरों तक पहुंचने के लिए 86 मीटर की ड्रिलिंग करनी पड़ेगी। यानी अभी 50 मीटर की ड्रिलिंग बाकी है। और अगर ये वर्टिकल ड्रिलिंग पूरी हो जाती है तो मजदूरों को हार्नेस से बांधकर बाहर निकाला जाएगा। इस ड्रिलिंग में कई दिन और लगेंगे और सब ठीक ठाक रहा, अगर यह ड्रिलिंग लगातार बिना रुके चलती रहे और कोई बीच में अड़चन ना आए, तो हो सकता है कि 30 नवंबर तक यह काम पूरा हो जाए। लेकिन इस तरह की जो ड्रिलिंग होती है वहां पर असल में एक इंच करके आगे बढ़ना होता है और यह ड्रिलिंग बहुत धीमी गति से होती है, इसमें बहुत समय लगता है। और अगर आगे चलकर कोई चट्टान या कोई और चीज आके फंस जाए तो फिर आगे ड्रिलिंग होनी मुश्किल हो जाती है। इसलिए जो 50 मीटर है, इसे ऐसे मत समझिए कि 50 मीटर कुछ भी नहीं है। 50 मीटर एक बहुत बड़ा टास्क है ऐसे समय में जहां एक इंच ड्रिलिंग करना मुश्किल है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर अब से कुछ देर पहले एक बहुत बड़ी बात कही है। क्या कहा है आपको सुनाते हैं।
आज जब हम देवी देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं, मानवता के कल्याण की बात करते हैं, तो हमें अपनी प्रार्थना में उन श्रमिक भाइयों को भी स्थान देना है जो बीते करीब 2 सप्ताह से उत्तराखंड की एक टनल में फंसे हुए हैं। सरकार और तमाम एजेंसियां मिलकर उन्हें संकट से बाहर निकालने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है, लेकिन इस राहत और बचाव अभियान को हमें बहुत सतर्कता से ही पूरा करना है। इस अभियान में प्रकृति हमें लगातार चुनौतियां दे रही है, लेकिन हम डटे हुए हैं, 24 घंटे प्रयास कर रहे हैं। हमें प्रार्थना करनी है उन श्रमिकों के सकुशल निकलने के लिए और जल्द से जल्द निकलने के लिए। हमें हिम्मत देनी है, हौसला देना है उन श्रमिकों के परिवार को कि पूरा देश आपके साथ है। देव दीपावली का हर दीप, कोटि दीपोत्सव का हर दीप उस टनल में फंसे श्रमिकों के जीवन में जल्द से जल्द प्रकाश लाए, हम सभी की यही प्रार्थना है। इसके अलावा सुरंग में मैनुअल ड्रिलिंग यानी छेनी हथौड़े का इस्तेमाल करके भी मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। यानी अगर ड्रिलिंग मशीन ये फेल हो जाती है तो दूसरा रास्ता भी है। आपको याद होगा, एक स्पेशल ड्रिलिंग मशीन से सुरंग के भीतर पाइपों को जोड़कर रास्ता बनाने की कोशिश हो रही थी। 60 मीटर की ड्रिलिंग की जानी थी, लेकिन 47 मीटर के बाद इस मशीन के ब्लेड मलबे में फंस गए और जो पाइप लगे थे उनका भी एक हिस्सा टूट गया। टूटे हुए पाइप और मलबे को आज बाहर निकाल लिया गया और अब इस मशीन की जगह मैनुअल ड्रिलिंग हो रही है, यानी हाथों से मलबे को काटा जा रहा है। इसे रैट माइनिंग कहा जाता है, यानी चूहे की तरह धीरे धीरे काटकर रास्ता बनाना। इस रैट माइनिंग के लिए दूसरे राज्यों से इस काम के लिए कुछ विशेषज्ञों को बुलाया गया है जो मलबे तक जाकर बची हुई खुदाई को पूरा करेंगे। और अब इस काम में भारतीय सेना की मदद भी ली जा रही है। हम बस इतनी उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे जो मजदूर भाई बहन हैं ये किसी तरीके से जल्दी से वापस आ जाएं। ये जो समय है ये देश को एक करने का समय है, एकता दिखाने का समय है और हम आपसे भी ये कहेंगे कि आप भी इनके लिए प्रार्थना कीजिए। आपको भारत के पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की पुण्यतिथि पर यह बताएंगे कि भारत में ओबीसी वोट बैंक की खोज वीपी सिंह की ही राजनीतिक प्रयोगशाला में हुई थी, जिन्होंने वर्ष 1990 में मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया था और भारत में पहली बार ओबीसी समुदाय के लोगों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए तब आरक्षण मिला था। यहां बड़ी बात यह है कि ओबीसी वोट बैंक की खोज करने वाले वीपी सिंह का जन्म इलाहाबाद के एक राज परिवार में हुआ था और वो राजपूत थे और अगड़ी जाति से थे, लेकिन उन्होंने अपनी राजनीति को एक नई धार देने के लिए ओबीसी वोट बैंक की ऐसी खोज की जिसने कई नेताओं का राजनीतिक करियर बना दिया। इन नेताओं में नीतीश कुमार, लालू यादव और मुलायम सिंह यादव जैसे नेता भी थे जिन्होंने ओबीसी वोट बैंक और पिछड़ों की राजनीति करके अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और इसके बाद वो वर्षों तक, दशकों तक अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री बने रहे और कई तो आज भी हैं। मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की वजह से वीपी सिंह का काफी तब विरोध हुआ था और इस वजह से 11 महीनों में ही उनकी सरकार भी तब गिर गई थी और वीपी सिंह को यह देश और इस देश की राजनीति ने हमेशा के लिए भुला दिया था और वो एक गुमनामी में चले गए थे। लेकिन आज हम आपको ये खबर क्यों दिखा रहे हैं? आज जब वीपी सिंह की पुण्यतिथि है तब हमारे देश के कुछ नेताओं को अचानक से उनकी याद आई और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अपने राज्य में उनकी एक नई प्रतिमा का अनावरण किया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी इस कार्यक्रम में वीपी सिंह के परिवार के साथ आज शरीक हुए, शामिल हुए। यह सवाल आपके मन में भी होगा कि आखिर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को वीपी सिंह की आज क्यों याद आई और क्यों जरूरत पड़ी? तो इसका कारण यह है कि तमिलनाडु में ओबीसी वोटों की संख्या 68% है और वीपी सिंह हमारे देश में ओबीसी वोट बैंक के जनक माने जाते हैं। वर्ष 1990 में जब वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया
उस समय भी तमिलनाडु में डीएमके की सरकार थी और डीएमके ने वीपी सिंह को अपना पूरा समर्थन दिया था और एमके स्टैलिन के पिता एम करुणानिधि ने वीपी सिंह को अपना भाई बताया था और मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के लिए तमिलनाडु की विधानसभा में एक विशेष प्रस्ताव तब पारित किया था। कुल मिलाकर कहानी यह है कि तमिलनाडु में 68% ओबीसी वोटर्स हैं, इसलिए एमके स्टैलिन को वीपी सिंह की पुण्यतिथि पर आज उनकी याद सता रही है। हमारे देश में आज एक बार फिर से ओबीसी वोटों को लेकर राजनीति तेज है और जातिगत जनगणना का मुद्दा इसीलिए बहुत बड़ा बन गया है। इसलिए अब आप वीपी सिंह का नाम आगे भी ऐसे ही सुनते रहेंगे। इसलिए अब एक नाम आज पुराना हमारे देश के नेता निकाल कर लाए हैं और वो नाम है वीपी सिंह का। हमें लगा कि हम आज ही आपको बता दें कि अब आने वाले महीनों में आपको वीपी सिंह का नाम, आपको वीपी सिंह की तस्वीरें अक्सर नजर आने वाली है। कभी घमंड ना करें, क्योंकि सुबह होने तक फूलों को भी ये नहीं पता होता कि उन्हें मंदिर में चढ़ाया जाएगा या अर्थी पर।